नमस्कार दोस्तों, ये हमारा स्केलर एंड वेक्टर का पार्ट 3 है। पार्ट सेकंड लेक्चर में हमने बताया था कि यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था और डायरेक्शंस वगैरह। तो ये हमारा स्केलर एंड वेक्टर का हमारा पार्ट 3 है। और जो ओवरऑल जो हमारा लेक्चर है वह कितना है, 9 नंबर लेक्चर है। तो इसमें जैसे कि मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा मैं यूनिट वेक्टर के बारे में और चलता हूँ, चर्चा करता हूँ आगे। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि यूनिट वेक्टर के बारे में 3-4 बातें और है वो बताता हूँ। उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड देखेंगे, उसके बाद फिर सम ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर्स के कि मतलब कैसे कैसे जो वेक्टर्स का जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे कैसे डील होता है। तो सबसे पहले देखिए मैं बताता हूँ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये हमारा क्या टॉपिक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि आप लोग कोऑर्डिनेट्स तो पढ़े ही होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वो उसमें 2D प्लेन होता है, 3D प्लेन होता है। तो बट जैसे कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस, जो कि ऐसे होता है जैसे कि एक्स एक्सिस उधर की ओर, वाई एक्सिस ऊपर की ओर, और जो हमारा थर्ड जो होता है वो ओवरऑल ऐसे होता है। बट हम इसे ड्रा नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इसे मैथ में या फिर फिजिक्स वगैरह में ऐसे दिखाते हैं 2D प्लेन में। तो इसमें बात कर जैसे जैसे कि मैं इसमें बात करूँ तो जैसे कोई एक वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए कि आई है, आई प्लस जे प्लस के, तो ये हमारा क्या होगा, कोई एक वेक्टर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आई है, जे है, के है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि आई जो है वह भी एक तरह का यूनिट वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ओवरऑल साहब का तीन तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जो कि आई होता है, जे होता है और के होता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्स एक्सिस के जो अलोंग जो मतलब यूनिट वेक्टर जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो जो वाई एक्सिस के अलोंग जो रहता है वो हमारा क्या होता है, जे कैप होता है। और जो जेड एक्सिस के अलोंग रहता है वह क्या होता है, हमारा के कैप होता है। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो रहता है वह क्या होता है, आई कैप। जे वाई एक्सिस के अलोंग जो रहता है वो क्या होता है, जे कैप। और के एक्सिस के अलोंग जो रहता है वो हमारा क्या होता है, के कैप। तो हमारा क्या हो गया, आई, जे और के। और देखिए जो तीनों वेक्टर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मतलब तीनों एक दूसरे से क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और इससे भी आपको पता लग रहा होगा कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो होता है वह तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ, वह परस्पर लंबवत होते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसी में हम आगे बात करें कि जैसे कि ये वेक्टर है, तो इसमें मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे थे, तो ये हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर तो हो गया। इसमें हम थोड़ा सा मैग्नीट्यूड के बारे में बता देता हूँ डीपली कि मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमारा सेकंड क्या है, मैग्नीट्यूड यानी कि मापांक। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसे, मापांक। तो जैसे कि देखिए मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा डीप नहीं बता पाया था, तो मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे कि कोई एक वेक्टर है बी वेक्टर है। इसमें लिखा है मैंने x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। वेयर वेयर जहाँ पे आई, वेयर मतलब जहाँ पे x1 जो है वह किसका कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट है। फिर जे y1 जो है वह किसका कोफिशिएंट है, जे यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है। फिर z1 जो है वह किसका कोफिशिएंट है, के यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है। तो इसमें हम बात करें कि जैसे मैग्नीट्यूड की बात करें तो बी मैग्नीट्यूड को तो मैंने बताया ही था कि कैसे में हम लोग डिनोट करते हैं। तो वो हम लोग डिनोट करते हैं बी कैपिटल से, कैपिटल, और उसमें मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं, तो वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है। या फिर सिंपल हम अगर इसे बी से हम ये ऐसे डिनोट कर दे तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। तो बेसिकली इसमें हम फॉर्मूला देखने वाले हैं कि कैसे हमारा जो मैग्नीट्यूड जो होता है वह निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। किस लिए अंडर रूट लगाते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आई का कोफिशिएंट को हम लोग देखेंगे, तो वह क्या है, हम लोग का x1 है। तो ओवरऑल सबसे पहले x1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस होगा। फिर ओवरऑल सेकंड की बात करें तो हमारा जे है, जे कैप है, तो उसमें जो हमारा y है कोफिशिएंट, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर प्लस। फिर z1 की बात करें तो z1 क्या हो जाता है, z1 की बात करें तो हमारा z1 स्क्वायर। तो ओवरऑल देखें तो हमारा जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वह क्या हो गया, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब यह है कि
आई के कोफिशिएंट के होल स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट में क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो थोड़ा इस पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक यूनिट वेक्टर पे एक और टर्म मैं दिखाता हूँ यूनिट वेक्टर जो है उस पर एक और क्वेश्चन, जैसे कि पिछले कुछ सालों में आया है कुछ क्वेश्चन, तो वो हम वो देखते हैं। पिछले कुछ ईयर्स में आया है क्वेश्चन, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड, फर्स्ट तो हम उसमें देखे थे, ये हमारा सेकंड नंबर है कि इफ 0.8i प्लस 0.5j प्लस सी के कैप। अब देखिए ये हमारा वेक्टर है जिसमें i का कोफिशिएंट 0.81 है, फिर j का कोफिशिएंट 0.5 है और c k का कोफिशिएंट क्या है, c है। तो इसके बारे में जैसे कि हमारा बुक में दिया हुआ है कि ये जो वेक्टर है वह क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है वह क्या है, वह यूनिट वेक्टर है, यानी कि इकाई सदिश है। तो इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी मतलब सी का वैल्यू निकालिए। तो इसमें तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सी का वैल्यू निकलेगा कैसे भाई। तो देखिए सी का वैल्यू निकालने के लिए बस करना कुछ नहीं है, जो हमारा राज है वह इसी में छुपा हुआ है। किसमें, यूनिट वेक्टर जो हमारे लिए लिख दिया, यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात हो गई, यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश। तो आप अगर याद हो तो आप पिछले लेक्चर्स में पार्ट 2 में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो यूनिट वेक्टर जो होते हैं, यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनके जो मैग्नीट्यूड जो होता है वह कितना होता है, 1 होते हैं, यानी कि यूनिट होते हैं, यानी कि इकाई होते हैं। तो इससे से हमें पता लगेगा कि रिकॉर्ड हो रहा है ना, सॉरी हाँ हो रहा है। तो इसी से हमें पता लगेगा कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो बस करना कुछ नहीं है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए इसे हम वेक्टर ए मान लेते हैं। तो कहता है कि यह हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ए कैप ए जो वेक्टर है तो ए कैप निकालेंगे, यानी कि यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है ए बाई मॉड ऑफ ए। तो सबसे पहले हम मॉड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं जस्ट इसके पीछे ही बताया कि मैग्नीट्यूड का क्या होता है, बस जस्ट इसका होल स्क्वायर होता है। तो 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ओवरऑल बात करें तो इसे हम सोल्व करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, ओवरऑल सोल्व करके देखें तो ओवरऑल हमारा सोल्व करके आ जाता है कितना, 0.89 प्लस सी स्क्वायर, 0.89 प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए तो यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो मैग्नीट्यूड तो हमारा इतना निकाले, बट इसे हम इक्वेट किससे कर देंगे, 1 से। क्यों, क्योंकि ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो 0√0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ओवरऑल 1। तो हम इसे थोड़ा देर के लिए इससे हटते हैं। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो इसका तो रूट खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0.89 प्लस सी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही रहता है, तो 1 आ जाएगा। अब हम इसे पूरा सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89। तो हमारा सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10, तो आ जाएगा हमारा 0.11 आ जाएगा। तो सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। सी की बात करें तो सी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 0.11। तो देखिए इसी से हमारा निकल गया क्या, और इतना तो हमें करने का भी जरूरत नहीं था कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखे और क्या क्या लिखे, बट सिर्फ सीधे हम किससे आ गए, मैग्नीट्यूड से ही आ गया। वो कितना आ गया, सी इज इक्वल टू 0.11। यानी कि हमें पता कैसे लगा, कि इसमें सी का वैल्यू निकलेगा कैसे, बट इसमें हम लोग सिंपल लिखा हुआ था कि ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का हमने क्या क्या कहता है, इस यूनिट वेक्टर का हमने ये दिखाया, क्या बोलता है, हमने यूनिट वेक्टर का दिमाग में ला कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो यूनिट वेक्टर होता है जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। बस मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाए और इक्वेट कर दिए 1 से। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया है, क्वेश्चन में बताया क्या, क्योंकि ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो अब बस इक्वेट किया और हमारा वैल्यू जो हो गया वो आ गया √0.11 अंडर रूट में। तो यही हमारा था क्या, क्वेश्चन था। अब हम इसके बाद बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि टर्म हमें देखना है एडिशन ऑफ दो वेक्टर का एडिशन की बात करें तो वो हमें देखना, थोड़ा सा इसमें लंबा हो जाएगा एडिशन ऑफ वेक्टर, तो थोड़ा सा चलिए देख ही लेते हैं। इसके बाद हम सब्सट्रैक्शन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 10 में देखेंगे। तो हमारा क्या टर्म है,
हमारा टर्म है एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टरों का योग, दो वेक्टरों का योग। चलिए मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जैसा कि मैंने बताया था कि वेक्टर के डिफिनीशन देते समय ही हमने बताया था, क्या बताया था कि जो वेक्टर का एडिशन जो होता है वह अलजेब्रिक सम की तरह नहीं जुड़ता है, वह किससे जुड़ता है, वेक्टर एडिशन मेथड से जुड़ता है, ना कि अलजेब्रिक सम की तरह जुड़ता है, जैसे कि 2 कॉलम प्लस 2 कॉलम 4 कॉलम, वैसे नहीं जुड़ता है। वह इसका अलग ही रूल होता है, वह क्या होता है, वेक्टर एडिशन मेथड बोलते हैं उसे। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो चलिए मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ, और नहीं तो फिर आप बोलेंगे तो मैं जैसे ही समझा ही देता हूँ, बट समझाने में ही ज़्यादा आसान होगा क्योंकि डिफिनीशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, जैसे सीधे मैं डायग्राम पे ही चलता हूँ। जैसे कि ये हमारा वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, और इसे हमें जोड़ना है किससे, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर बी, वेक्टर बी। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए, और ये क्या हो गया हमारा वेक्टर बी। अब इसे जोड़ना है तो क्या कहता है, इसका जो डिफिनीशन कहता है कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि ये हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर। तो डिफिनीशन इसका क्या कहता है कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मतलब हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो है, मतलब पहला वेक्टर जो है ए वेक्टर, उसका क्या हेड यानी कि सर, जो हमारा डायरेक्शन वो क्या है, सर है। तो हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी कि पहला वेक्टर का सर को जोड़ते हैं किससे, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी कि टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी कि सेकंड वेक्टर का जो पूछ है इससे जोड़ते हैं। तो कैसे, जैसे कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी ये हमारा वेक्टर ए हो गया, टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, यह हमारा वेक्टर बी हो गया, और देखिए ये हमारा वेक्टर बी हो गया। तो यह क्या हो गया, ए प्लस बी वेक्टर हो गया। और इसे हम ए प्लस बी नहीं लिखेंगे, इसे हम आर बोलते हैं। वो कैसे होता है, तो कहने का मतलब है कि हेड जो डिफिनीशन है, जो डिफिनीशन कहता है कि पहले वेक्टर का हेड को हम लोग सेकंड वेक्टर के टेल से जोड़ते हैं, तो वही हमारा क्या आ जाता है, रिजल्टेंट आ जाता है, रिजल्टेंट आ जाता है। वो हमारा किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो रिजल्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। बेसिकली देखने का मतलब, कहने का मतलब हमारा यही था इसमें, बस सिंपल सा बात की जैसे जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ए वेक्टर ये हमारा हो गया और ये हमारा बी वेक्टर हो गया, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि बस कुछ नहीं, ए वेक्टर लिए, ऐसे हमारा ए वेक्टर है। स्टूडेंट लोग करता क्या है, डिफिनीशन को तो माइंड में रखते नहीं है, इसी के कारण गलती हो जाता है। ये हमारा वेक्टर ए है, और वो उन लोग क्या कर देते हैं कि टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर को जोड़ देते हैं, और ये हमारा बी वेक्टर हो गया। तो ये हमारा आर नहीं होगा, ये हमारा रॉन्ग हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग डिफिनीशन के आधार पर चले, कि वो हमारा डिफिनीशन क्या बताता है, डिफिनीशन यही बताता है कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट, यानी कि वही हमारा क्या आता है, रिजल्टेंट, यानी कि आखिरी परिणाम आता है। दैट मीन्स परिणामी भी बोलते हैं रिजल्टेंट को। तो अब इसके बाद बात करें कि आर से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा वेक्टर आर इज इक्वल टू हो गया क्या, ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर। इसके बाद ये हमारा हो गया रिजल्टेंट जो एडिशन हो गया। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, 3 प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, जिसे हम लोग क्रम विनिमय और क्रम विनिमय वगैरह वगैरह बोलते हैं। वो हिंदी में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज तीनों को फॉलो करता है या नहीं करता है। उसके बाद फिर सब्सट्रैक्शन है, तो वो हमारा पार्ट 4 में देखेंगे। मिलते हैं पार्ट 4 लेक्चर में।